हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन 4 चल रहा था, तो लेसन 4 का ये पार्ट 3 यानी वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के नियम को समझेंगे, फिर उसके बायो-सेवर्ट के नियम की कूलम नियम से कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं, फिर इसके अनुप्रयोग यानी कि इस नियम का उपयोग करके हम किस तरह से डेरिवेशनों का उपयोग करते हैं या डेरिवेशन किस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पे अब इस चैप्टर में काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से इस चैप्टर से आपका एक डेरिवेशन 100% आता है, इसलिए इस डेरिवेशन करेंगे। और इसमें से एक न्यूमेरिकल भी आता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ही प्यार से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बायो-सेवर्ट नियम को समझते हैं। बायो-सेवर्ट नियम है क्या? ओके, बायो और सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। क्या बताया था इन्होंने नियम? ऐसे समझिए कि माना कि ये कोई एक धारावाही चालक है, ये मान लीजिए ए और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। ये क्या है? एक चालक है और इसमें मैंने क्या कर दी, इसमें मैंने धारा प्रवाहित कर दी, तो ये क्या बन जाएगा? धारावाही चालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धारावाही चालक बन जाएगा। ओके, अब इस धारावाही चालक का एक छोटा सा खंड, एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं। एक पार्ट ले लिया मैंने ये, ठीक है। इस धारावाही चालक का एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने ये, और इसका नाम मैंने दे दिया सी और डी। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? सी और ये डी। एक छोटा सा ये क्या है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये इसकी है लंबाई डेल एल, यानी कि छोटा सा एक लघु अवयव। ये क्या है? ये आपका सी डी। सी डी क्या है? एक अल्पांश, अल्प अंश, यानी कि एक छोटा सा अंश, छोटा अंश, अल्प अंश। यानी कि इस ए बी चालक का एक, जैसे कि मेरे पास में ये मार्कर है, इसका एक छोटा सा मैं खंड मान लूं, ये छोटा सा खंड, ठीक है। अब इस खंड से यानी इस चालक के इस लघु अवयव, अल्पांश का मतलब क्या है? लघु अवयव, एक छोटा खंड, छोटा खंड, ठीक है। इस छोटे खंड से आर दूरी पर, छोटे खंड से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस यानी कि किसी चालक से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र, हम चुंबकीय क्षेत्र का मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बारे में बायो और सेवर्ट ने ये बताया था कि वो मान होगा कितना। तो ये इससे मैंने मान लिया कि इस बिंदु से यानी कि इससे ये यहाँ पर कितने दूरी पर है? आर दूरी पर है। यहाँ से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है ये, ठीक है। चलिए ऐसे लिख दीजिए, आर दूरी पर। और भाई इस छोटे खंड से ये बिंदु P तक की दूरी आर है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या, कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, तो ये मैंने कोण मान लिया थीटा। क्या मान लिया? ये छोटा सा कोण मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अब इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा पूर्व की ओर चलते हैं। हमने कल क्या बताया था? ऑस्ट्रेड ने क्या बताया था? ये बताया था यदि कोई ये चालक है, ये कोई चालक है, ए बी कोई चालक है, और इसमें हम क्या करते हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो किसी धारावाही चालक में, यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। इसके चारों ओर क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये हमने कल की वीडियो में सीख लिया था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना? ये चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना? इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये कितना तीव्र होगा, अर्थात इसकी तीव्रता कितनी होगी? उसके लिए बायो और सेवर्ट ने ये नियम प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने बताया था कि मान लीजिए ये कोई चालक है, इस चालक को मैंने इस तरीके से रख दिया, ये चालक है ए बी और इसमें धारा बह रही है, तो ये धारावाही चालक है। और इसका एक छोटा सा खंड ले लिया मैंने सी डी, इसका छोटा सा खंड ले लिया सी डी, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इस लंबाई से कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी पर मैं निकाल रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही इस चालक में धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। इससे इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, वो इन्होंने बताया था। तो कैसे बताया था? तो ये नियम कुछ इस प्रकार से था। देखिएगा चीजों को, देखिए थ्योरी आपको मिल जाएगी, सारी की सारी थ्योरी आपको नोट्सों में मिल जाएगी। नोट्स में आपको तीसरे चैप्टर के नोट्स मैंने दे दिए हैं, चौथे चैप्टर के आज दे दूंगा।
चौथे चैप्टर के आज शाम को आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इन्होंने बताया था किसी धारावाही चालक के अल्पांश, किसी धारावाही चालक के एक लघु अवयव अर्थात एक अल्पांश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात, इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, इस अल्पांश की लंबाई यानी CD की लंबाई, अल्पांश की लंबाई डेल्टा है, इस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस अल्पांश, ध्यान समझिएगा, इस अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा से बनने वाले कोण की ज्या, देखिए इस अल्पांश यानी कि CD तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा से बनने वाले कोण की ज्या का मतलब होता है साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। लघु अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा उसके बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र यानी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई बात। किसी धारावाही चालक के लघु अवयव अर्थात अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस लघु अवयव में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस लघु अवयव तथा बिंदु P, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लघु अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा या बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार चीजें बताई थी किन्होंने, इन्होंने। जब इन चारों को मिला देते हैं, चारों को मिलाने पर यानी चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा B अनुक्रमानुपाती। देखिए ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, डायरेक्टली I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इस चिन्ह को हम हटाएंगे। याद हो तो इस ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती यही होता है सब कुछ, ठीक है। अब इस चिन्ह को हटाते हैं तो इस चिन्ह को हटाने पर एक तो बराबर का साइन आता है, एक कोई कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ेगा आपका μ0/4π। क्या जुड़ेगा, μ0/4π, ये कांस्टेंट जुड़ जाएगा इनटू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। जहां पर लिख देंगे, जहां पर μ0/4π एक नियतांक है जिसका मान, जब नियतांक है तो इसका मान भी होगा, इसका मान μ0/4π का मान कितना होता है भाई, मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है। या इसका मात्रक एक और है, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या आपका वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक है इस वाले का, इस कांस्टेंट का, इसकी वैल्यू इतनी होती है। और इसकी बात करें तो ये म्यू0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता
चुंबकशीलता होती है। ये क्या है आपकी, ये निर्वात तत्व वायु की चुंबकशीलता। और इसका यदि मैं मान बताऊं, इसकी वैल्यू बताऊं, 4 पाई इधर चला जाएगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक भी यही है। समझ में आई बात? ये याद हो तो ये क्या था, ये आपका निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता थी। ये क्या था, ये पुराना है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती थी ये। ठीक है, तो ये निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती थी और इसका जो मान था एप्सिलॉन 0 का 8.85 गुणा 10⁻⁻12 ये था। ठीक है, तो ये पुराना कूलाम के नियम में था, तो इसलिए हम ये कूलाम के नियम में बता चुके हैं, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, केवल इतने इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये इतना आ गया। समझ में आई बात? चलिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र निकल आया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यदि आपसे पूछने लगे इसका विमीय सूत्र, इसकी विमा भी पूछ सकता है, इसकी विमा विमीय सूत्र आपसे पूछ ले तो mLT-2 A-2, ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, चलिएगा, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, ये आपको हमें इस नियम का ही हम इस्तेमाल करेंगे। यही है बायो-सेवर्ट का नियम, यही है बायो-सेवर्ट का नियम। सॉरी, ये वाला बायो-सेवर्ट का नियम, ऊपर वाला नहीं, ये वाला जो निकल रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, डेल्टा V बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। इतना हो जाएगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की हम क्या करेंगे, दिशा भी निकाल सकते हैं। तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपको मैं समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र की, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस तरीके से निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमारे पास में इसके लिए दो नियम का इस्तेमाल करते हैं। एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये नियम क्या कहता है भाई, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से रखना है। देखिएगा, ये अपना दायां हाथ है, दायां हाथ को हम इस तरीके से रखें, ये देखिएगा, ये है, इसको छोटा ही बना लो इस तरीके से। ठीक है, ये दायां हाथ, पैर सा लग रहा है तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दाएं हाथ के पंजे को हम इस प्रकार फैला कर रखें कि इसकी फैली हुई उंगली उस बिंदु P की ओर अंकित करें, उस बिंदु की ओर अंकित करें, बिंदु की ओर, बिंदु P की ओर, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, उस बिंदु की ओर अंकित करें। और ये अंगूठा, ये जो अंगूठा, ये अंगूठा है, और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताए। अंगूठा किसको बताए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताए। तो हथेली जिस तरफ धक्का लगाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी। ठीक है, मतलब ये हो गया, यदि हम दाएं हाथ के पंजे को पूरा इस प्रकार फैला कर रखें कि ये उंगली उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये अंगूठा उस चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। जैसे कि इसमें ऊपर की ओर है, अंगूठा को मैंने ऊपर की ओर कर दिया, और ये बिंदु, ये उंगली मैंने उस बिंदु को कर दी, तो इसकी ओर धक्का जिस तरफ लगेगी, हथेली धक्का जिस तरफ लगाएगी, तो अब इसकी इस वाले के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, दीवार की तरफ, बोर्ड की तरफ, ऐसे अंदर की ओर। जिधर हथेली धक्का लगाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। राइट,
तो अब देखिएगा, तो इस वाले बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किस तरीके से क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस से मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, जब ऐसा समझिएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हमने एक तीर से बाण छोड़ा तो क्या होगा, जब आपका देखिएगा यदि वो तीर ऐसे पार निकल गया तो वहां पर क्रॉस दिखाई देता है। जब ट्रेन चली जाती है तो क्रॉस दिखाई देता है, मतलब कि ट्रेन के पीछे वाले डब्बे पर क्रॉस लगा होता है कि ट्रेन इधर गई है, पीछे का हिस्सा है, ठीक है। चलिएगा, अब तीर जब आएगा तो एक छोटा सा, जैसे तीर जिसमें से पार निकला, कागज में से पार निकला तो एक छोटा सा छेद कर देगा, तो उसको मैं बिंदी से दिखाया। तो बिंदी दिखाती है कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखा इस तरह से निकल रही है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकला है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकला है। और इसमें क्या है, इस क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे प्रवेश किया है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे प्रवेश किया है। समझ में आई? तो यहाँ का मतलब क्या है, इससे मेरे को पता चल रहा है कि मैंने ऐसे अपने हाथ को इस प्रकार पर फैला कर रखा कि बिंदु, ये अंगूठा तो मेरा धारा की दिशा में, ऊपर की ओर धारा की दिशा में, और ये उंगली उस बिंदु P की ओर संकेत कर रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किधर, इधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अंदर की ओर बताता है, अंदर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंदर की ओर बताता है। और ये इसका मतलब क्या है कि ये बाहर की ओर बता रहा है, ये बाहर की ओर, क्योंकि इससे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है। समझ में आई बात? बाहर की ओर कैसे आएगा, यदि कोई चालक इस तरीके से है और यहाँ पर कोई बिंदु है, तो अब इसमें धारा इस तरीके से बह रही है, तो अब इसमें धारा बहेगी तो हम इस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से धारा बहने वाली दिशा ऐसे, और ये बिंदु P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे। अब धागा किधर लगाएगी, हथेली ऐसे बाहर की ओर लगाएगी ऐसे, तो इधर की ओर इसकी दिशा होगी, यानी बाहर की ओर। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इस क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। समझ में आई चीजें? चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये क्या है, यदि हमारे पास पेचकस है कोई, और हम इस तरीके से पेच कसते हैं, और पेच कस रहे हैं, और पेच की नोक, ये मान लीजिए पेचकस है, पेच की नोक इस तरीके से, और ये हमारा पेच है, इसको मैं पेच को इस तरीके से कस रहा हूं, और पेच की नोक आगे की ओर जा रही है, यानी पेच की नोक धारा की दिशा में हो तो अंगूठा जिस तरफ हमारा घूमता है, अंगूठा इस तरीके से घूम रहा होगा, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। खैर छोड़िए, अब यहाँ पर हमारा बायो-सेवर्ट का नियम चल रहा है, तो बायो-सेवर्ट का नियम की कुछ कूलाम नियम से समानताएं और असमानताएं कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा कूलाम नियम भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए आ जाएगा। देखिए, बायो-सेवर्ट नियम आपका ये हो गया, डेल्टा बी बराबर इस तरीके से, और दो आवेशों के बीच जैसे Q1 और ये Q2 है, और ये R दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है, ठीक है। चलिएगा, ये क्या है, चुंबकीय, ये आवेश है, आवेश के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हमको वैद्युत क्षेत्र बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर लगने वाले बल को बताता है, ठीक है। चलेगा, तो बायो-सेवर्ट नियम की और कूलाम नियम की कुछ समानताएं। बायो-सेवर्ट नियम तथा कूलाम नियम की समानताएं, तुलना कर दो, की तुलना कर दे रहे हैं, तुलना, और यहाँ पर पहले पॉइंट हमारा आ गया, कुछ समानताएं बताएंगे, कुछ असमानताएं। समानताएं क्या है, ये देखिएगा, इसमें भी नीचे R² आ रहा है, इसमें भी नीचे R² आ रहा है, यानी कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम के पालन करते हैं, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इसका पहली चीज क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये आवेश, जिस तरह से आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सॉरी, आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरीके से यहाँ पर छोटा लघु अवयव, धारावाही अवयव क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जिस तरीके से एक आवेश, चाहे वो स्थिर हो या गतिमान हो, जिस तरीके से बोल सकते हो स्थिर या गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरीके से यहाँ पर धारावाही अवयव क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये भी एक समानता है, ठीक है। दोनों ही नियम दीर्घ परास के लिए लागू होते हैं, किसके लिए, दीर्घ परास के लिए।
ये आगे जब समझाऊंगा दीर्घपरास वाली चीज ये भी समझाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। अब दोनों ही नियमों में क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। दोनों ही नियमों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, ये तो समानताएं हो गई कुछ। अब आगे की बात करते हैं, कुछ इनकी असमानताएं पढ़ लेते हैं। इनकी कुछ असमानताएं भी होती हैं। असमानताएं क्या है? ये आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और धारावाही अवयव के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये आवेश जो है ये अदिश राशि है, और जबकि ये वाली जो चीज है, देखिए पहले चीज है अल्पांश अवयव। क्या? इसको बोलेंगे धारा अवयव। ये क्या है, इस छोटे से अवयव में मैं धारा की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा एल इंटू आई इंटू डेल्टा एल या आई इंटू डी एल, इस तरीके से बोल सकता हूं। तो ये क्या है, एक सदिश राशि होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी और इसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है। तो मतलब क्या है, इसको धारा अवयव बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आवेश जो कूलम नियम में जो आवेश इस्तेमाल होता है ये कैसा होता है, एक अदिश राशि होता है। कैसा होता है, एक अदिश राशि होता है। और जबकि ये धारा अवयव का मतलब क्या है, धारा अवयव का मतलब आई इंटू डेल्टा एल या आई इंटू डी एल भी बोल सकते हैं। ये कैसा है, एक सदिश राशि होता है ये, ठीक है। बायो-सैवर्ट नियम में उत्पन्न होने वाला ये धारा अवयव कैसा है, एक सदिश राशि होता है। एक तो ये असमानता होगी, ठीक है। और एक और असमानता समझिएगा, कूलम का नियम इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये प्रक्षेपण बिंदु यानी जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके और अल्पांश के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऐसे किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये भी एक असमानता, इसको लिखने नोट्स में लिखा हुआ बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज, जब ये निर्भर करता है तो इसके 180 डिग्री पर, अर्थात क्योंकि ये साइन थीटा है और साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0, यानी कि इसकी दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें या इसके विपरीत दिशा में निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, 0। यानी कि जहां पर थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इस टाइप में ऐसी यहाँ पर कोई कंडीशन होती नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी असमानता है, ठीक है। ये कोण पर निर्भर करता है, प्रक्षेपण बिंदु से बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, ऐसा किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये असमानताएं होगी, ठीक है। अब धारा अवयव आपको समझ में आ गया, यानी कि लघु अवयव तथा इसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को हम धारा अवयव कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा इस धारा की दिशा में ही होती है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिएगा कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ और आपको नई चीज बताई जाएगी और कल को देखिएगा, याद रखिएगा कल को एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपका चलने वाला है। बहुत ही एक हसीन सा इम्पोर्टेंट सा डेरिवेशन करेंगे, जो कि इस किताब का सबसे बड़ा डेरिवेशन होता है। नहीं, एक इस किताब का सबसे बड़ा नहीं है, इस किताब का एक सबसे बड़ा डेरिवेशन तो अलग है, वो दूसरी किताब में आएगा, पार्ट 2 में। चलिएगा फिलहाल यहाँ पे समझते हैं एप्सिलॉन 0 तथा म्यू 0 में संबंध। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन 0 तथा निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता में संबंध, इस तरीके से भी आ जा सकता है। इसमें क्या संबंध होता है, तो अब हम यहां पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख देंगे। हम जानते हैं क्या जानते हो आप, म्यू 0 की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इतनी होती है, ठीक है। ये चीज जानते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ओके। और
हम जानते हैं 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। और इसका मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक तो इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, चलिएगा ध्यान से समझिएगा। एप्सिलॉन ये म्यू जीरो की वैल्यू ये होगी और 1/4πε0 कूलम में नियतांक होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमको तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, किसमें समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है म्यू जीरो, इसमें भाग देंगे 1/4πε0, सॉरी 1/4πε0 का भाग देंगे। म्यू जीरो की वैल्यू कितनी है? म्यू जीरो की वैल्यू ये है 4π × 10 की पावर -7। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर -10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 है। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये नीचे है तो ये कुलामंडी मार के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप बायोलॉजी वाले समझ लीजिए x/y होता है और नीचे आपका p/q होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो अब ये भी नहीं दे रखा, ये अकेला x दे रखा होता है, तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर होती है, तो ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे, तो म्यू जीरो × 4πε0 हो जाएगा बराबर। और ये देखिएगा, ये 4π × 10 की पावर -7। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, ऐसे करो, इसको भी नीचे ले आइए, इसको 9 गुणा 10 की पावर 9 है गुणा 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 7 नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस का था तो नीचे आके कैसा हो जाए, माइनस का था ऊपर, तो नीचे घात आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बायोलॉजी वाले समझ रहे हो, ऊपर से घात नीचे उतरेगी तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस किया तो प्लस, प्लस किया तो माइनस। ठीक है, अब ये 4π है, इधर भी 4π, इधर भी 4π, इस 4π से 4π कट जाएगा, अर्थात ये 4π नीचे चला जाएगा तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 4π से 4π काट दे रहा हूँ, तो म्यू जीरो × ε0 ये चीज आ जाएगी, ये 1/9 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हो। अब एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो? देखिए ध्यान से, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, c बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, c का स्क्वायर करूंगा, तो मुझे 3 गुणा 10 की पावर 8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा गुणा, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 16 होती है। ठीक है, ये वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं सिंपल भाषा में 3 गुणा 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको पूरे को, क्योंकि मेरे को प्रकाश की चाल बनानी है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस चीज को आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो, ये चलिए म्यू जीरो ε0 बराबर 1/c², क्योंकि ये वाली वैल्यू आप ये चीज साइड में लिख देना, चूंकि ये आप साइड में लिख लेना ये वाली चीज, क्योंकि प्रकाश की चाल इतनी होती है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पूरे का स्क्वायर करेंगे सी का, तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ये संबंध निकल आया, इसका क्या है संबंध, ये। ठीक है, ये चीज, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हो, तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 1/μ0 × ε0, या आप c बराबर लिख सकते हो 1/√μ0 ε0, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। तो ये आपके संबंध निकला है μ0 और ε0। संबंध का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक ऐसा फॉर्मूला आपको लेकर आना है जिसमें ये दोनों चीज उपस्थित हो, आगे दोनों चीज। ठीक है, ये चीज आपका ये संबंध निकल आया है। ठीक है, चलिएगा, अब याद रखिएगा, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए, समझ में आई बात, नहीं आई, इस चीज को जरा लिख लेना साइड में, ये सी स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के
बराबर हो गया प्रकाश की चालक, ठीक है, अपने आप में कांस्टेंट है। चलिएगा, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ के बाद में आप देखिएगा एक चीज और मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। अब आपका परिमित लंबाई का जो चालक है उसके बारे में हम आगे समझेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। कल की वीडियो में अभी थोड़ा सा और मेरे को कराने का मन है, तो मैं आपको क्या कराऊं। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको मिटा दे रहा हूं। मैं कर रहा हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यानी कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने मान लीजिए ये आपका एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा मान लीजिए कुछ भी है, जैसे मान लीजिए ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसमें एक चालक है, ये भी एक चालक है और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस चालक की लंबाई L है, इस चालक की लंबाई L है और इसमें I धारा बह रही है। क्या बह रही है? I धारा बह रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब इसमें धारा बह रही है चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पर क्या होगा? वैद्युत बल लगेगा। तो ये जो वैद्युत बल है, इस चालक पर लगने वाला वैद्युत बल इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली चीज। ये इस चालक पर लगने वाला बल इस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरी चीज। इस चालक पर लगने वाला जो बल है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस चालक पर लगने वाला वैद्युत बल इस चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है ये। तो इस चालक पर जितना भी बल लगेगा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना ज्यादा लंबा चालक होगा उस पर उतना ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें उतनी ही ज्यादा धारा बहेगी, ठीक है। जितनी ज्यादा धारा होगी उस पर उतना ही बल लगेगा और जितना ये कोण कम होगा उतना ये अनुक्रमानुपाती, ठीक है। चलिएगा, अब इसको चारों को मिला देंगे तो F बराबर I L साइन थीटा, या बी को पहले लिखिए, ऐसे लिखिए, बी यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसको आप साइन थीटा को यहाँ पे लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। I L B साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक आता है, नियतांक क्या आता है? 1 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा I L B साइन थीटा, या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं नॉर्मली BIL साइन थीटा, ये ज्यादा अच्छा रहता है, BIL साइन थीटा, BIL, ठीक है। ये आपका निकला है। जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर कितना बल लगता है? BIL साइन थीटा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स निकलता है, याद रखिएगा, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स निकलता है, ठीक है। चलिए, तो बाकी आज का बस इतना ही करते हैं, बाकी कल कराएंगे आपको डेरिवेशन, बहुत ही सुंदर सा है। परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, काफी बड़ा है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, जो कि बोर्ड परीक्षा में काफी बार आ चुका है, ठीक है। उसको करेंगे बहुत ही ध्यान से और हो सकता है कि अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में किसी एक सेट में आपको देखने को मिलेगा 100%। जय हिंद।